अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में इस वक्त गैर मामूली हालात हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक गैर मामूली केस ज़ेर समाअत है। केस की आखिरी समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पीर के रोज़ सूरज एक नई नवीद लेकर तुलू होगा। 2 सूबों में इंतखाबात के इल्तिवा से मुताल्लिक ये केस है जो 3 रुकनी बेंच सुन रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने बहुत खुलकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और कुछ ऐसी खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि मुमकिन है इत्तेहादी इस कार्रवाई का बॉयकॉट कर दें। अब कल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब जो कहते हैं कि एक और वजीर आजम को घर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उनके मुताबिक फैसला हो चुका है, अब सिर्फ अमल दरामद बाकी है। आपको याद होगा नाज़रीन कि 16 मार्च को इमरान खान ने सबके साथ बैठने की हामी भरी थी, लेकिन आज फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि वो किसी ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिर्फ इलेक्शन के मामले पर उनकी पार्टी के लोग हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन हुकूमत पहले ही इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात करने से इनकार कर चुकी है। खान साहब ने इल्ज़ाम दोहराया है कि उनकी हुकूमत बाजवा ने गिराई है और अब तक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। कल भी खान साहब सहाफ़ियों से मुलाकात में एक नई कहानी सामने लेकर आए थे कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे और उसके लिए उन पर दबाव डाला गया। इसके भी कुछ हक़ाइक़ ज़रा आपके सामने रखते हैं। न जाने क्यों खान साहब के हर दावे पर खुद उनका माजी ही सवाल उठा देता है। जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, ये बात कहते हुए खान साहब आप ये कैसे भूल गए कि आप तो खुद नरेंद्र मोदी के फ़ैन थे। उसे इंतखाबात में जीतने की दुआएं करते थे आप। फिर जो ही मोदी की फतह का ऐलान हुआ तो खान साहब वो आप ही थे जिसने फ़ौरन मुबारकबाद के साथ साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। बल्कि कश्मीर पर शब खून मारने के बावजूद खान साहब आप मोदी की तारीफें करते थकते। याद कीजिए, जो मर्जी नरेंद्र मोदी को हम कह दें, एक चीज हम सबको तस्लीम करनी चाहिए, आदमी ईमानदार है। हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। जो उसने अपने लोगों के लिए बेहतरी की है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए। ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अमीर अब्बास साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी साथ मौजूद होंगे जो कानूनी मामला चल रहे हैं इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो अता साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऐसी खबरें आ रही हैं सर, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा यहाँ से आगाज़ कर लें मियाँ साहब के हवाले से कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब का दौरा करेंगे और शाह सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म भी साथ ही होंगे। तो ये क्या जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है वो मामलात भी ज़ेर गौर होंगे इस दौरे में? देखिए जी, ये मियाँ साहब की एक पुरानी रवायत है कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में और ख़ुसूसी तौर पे जो ताक़रातें हैं वो सऊदी अरब में, हरम में या मदीना मुनव्वरा में गुजारते हैं। तो वो हस्बे रिवायत जो है वो रमज़ान का आखिरी अशरा वहाँ पे गुजारने जा रहे हैं और ये रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है। तो उनका एक ये ज़ाती मामला है जिसके लिए वो एक दीन से उनकी रग़बत है, एक लगाव है। तो मेरा ख़्याल है कि ये उसी सिलसिले में वो जा रहे हैं। इसका सियासत से या जो मुल्की हालात हैं इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। अच्छा अता साहब, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, एक तारीख रही है, लेकिन इस बार क्या सिलसिला है? तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही है। क्या इस दौरे से इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है, समझते हैं आप? नहीं, देखिए, सऊदी अरब पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त मुल्क है, एक साथी है और हमेशा मुश्किल वक्त में, जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि पाकिस्तान की हमेशा इमदाद और मदद की है, तो अभी भी सऊदी जो वली अहद हैं उनके साथ बड़े दरीना और अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछला जो विज़िट प्राइम मिनिस्टर का था सऊदी अरेबिया का, उसमें एक 1-to-1 मुलाकात भी वज़ीर आज़म साहब की हुई, बल्कि वो गाड़ी ख़ुद ड्राइव करके उनको अपने फार्म पे ले गए। वहाँ पे एक तवील 1-to-1 मुलाकात हुई थी। तो सऊदीया की तरफ से जो कोऑपरेशन पाकिस्तान को एक्सटेंड की जा रही है, जो ताउन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद ताउन बढ़ेगा भी। और ये IMF का मुआहदा तय होने के बाद जो दीगर दोस्त ममालिक हैं वहाँ से भी मज़ीद जो है वो इमदाद के हवाले से भी और ताउन बढ़ाने के हवाले से भी मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी।
सही। आने वाले कल के दिन पर बात के बारे में कहा जा रहा है कि कल का दिन बड़ा तारीखी होगा। चीफ जस्टिस साहब ने आखिरी समाअत में कहा था कि जो पीर का दिन होगा वो नई नवीद लेकर तुलू होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपको भी कल के दिन कोई अच्छी नवीद नज़र आ रही है? नहीं, अच्छी नवीद कतई नज़र नहीं आ रही। अगर तो चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा कि कल का दिन जो है, कल का सूरज जो है वो एक अच्छी नवीद लेके तुलू होगा, तो अब तक तो फुल कोर्ट की मीटिंग हो जानी चाहिए थी। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस के यहाँ या जहाँ पे भी वो मुनासिब समझते एक फुल कोर्ट की मीटिंग करके आपस के इख्तलाफात को अब तक सुलझा देना चाहिए था। मगर ये अमर बड़ा अफसोसनाक है कि आ रही है कि कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ अहम मुलाकातें। नहीं, कोई अहम मुलाकातों के हवाले से तो मेरे पास तो कोई ऐसी मालूमात नहीं है। मगर जो मैंने अर्ज़ किया कि जो तकसीम है और चीफ जस्टिस साहब आधे जो निस सुप्रीम कोर्ट है उसकी वो एतमाद उसका खो चुके हैं और जजेस जो हैं उन्होंने अपना माइंड दे दिया है। वो बेंच से रिक्यूज़ल हो यानी केस सुनने से माजरत की शक्ल में हो, वो 4-3 के फैसले की शक्ल में हो, या काजी फायदीसा साहब का वो ऑर्डर हो जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल बात क्लियर कर दी कि ये 184(c) के मामलात, बेंचेस की कॉम्पोजिशन, इसके रूल्स बनेंगे तो ये मामलात आगे चलेंगे, उसके बगैर ये मामलात आगे चल नहीं सकते। तो एक डिवाइडेड, एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट है जिसमें शदीद इख्तलाफात हैं और चीफ जस्टिस मजबूर हो गए हैं कि वो दो अपने फेवरेट जजेस को साथ बिठा के तो वो इस केस को एक ज़बरदस्ती, एक ज़िद की तहत सुन रहे हैं। वरना उनको अब तक या तो फुल कोर्ट मीटिंग अपनी कर लेनी चाहिए थी या 6 दीगर जजेस जिन्होंने इस केस के हवाले से अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया उनका बेंच बना के तो मामला डिसाइड हो जाता। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तकसीम के बावजूद और इस सारी लड़ाई के बावजूद वो अपना हाउस एंड ऑर्डर कर नहीं सके, मगर इस केस को आगे चलाने के हवाले से वो उनका पुरजोर इसरार है। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बात समझ नहीं आती। अतः मुझे एक सवाल करने की इजाज़त दीजिएगा। अब यही वो चीफ जस्टिस नहीं थे जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से फैसला दिया था और जिसको आप लोगों ने बड़ा वेलकम किया था? नहीं, वो कोई एहसान नहीं किया था, उन्होंने फेवर नहीं की थी। आइन के अंदर एक चीज़ क्लियर दर्ज है कि जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाएगी तो कोई भी वज़ीर आज़म असेंबली को तहलील नहीं कर सकेगा। तो वो तो कासिम सूरी साहब चाहते तो एक ऑर्डर पास करके अपने आप को चीफ जस्टिस डिक्लेयर कर देते या कोई भी गैर आइनी ऑर्डर कर देते। वो कोई एहसान नहीं है, वो कोई फेवर नहीं है। अगर तब सुप्रीम कोर्ट उसको ना करती तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म हो जाती। तो देखे ना उसके बाद क्या किया, उसके बाद 63A की गलत तशरीह 2 दफा आइन को रीराइट किया गया है। उन्होंने पहली दफा पर खुद नोटिस लिया, हुकूमत गई और फिर इसी वजह से आज आप लोग हुकूमत में बैठे हुए ना। नहीं, हमें नहीं तो क्या करते फिर? हमें कोई हुकूमत उन्होंने तो नहीं दी। नो कॉन्फिडेंस की एक मूवमेंट चली, वो भी आइन में दर्ज है। एक गलत तरीके से हुकूमत को कासिम सूरी ने तोड़ा जिस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, हमारी गलती, हमने अब तक नहीं लगाया। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस साहब की ड्यूटी थी, एक आईनी जिम्मेदारी थी जिसको उन्होंने निभाया। मगर उसके बाद 2 दफा उन्होंने खुद आइन तोड़ा, 63A की तशरीह ये की। अता आपने कहा गलत किया, की तरफ आ रहा हूं कि 2 गलतियां किया गया था, वो गलत किया। नहीं, मैं वो क्यों नहीं मैं दूसरे खुद नोटिस की बात करूं। किया क्या इन्होंने? 2 गलतियां की ना। 63A में ये लिखा है कि जो बंदा किसी दूसरी पार्टी की तरफ वोट करेगा वो डी सीट होगा। अब डी सीट कर दिया, मगर अपनी तरफ से जो आइन की तशरीह की उसमें वोटों को गिनती में शुमार नहीं किया गया। अब आइन की अपनी तशरीह एक नई कर दी कि वो बंदा डी सीट हो जाएगा रुकने असेंबली, मगर उसके वोट को गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। नंबर 1, ये आइन को दोबारा लिखा इमरान खान की पंजाब में हुकूमत कायम करने के लिए। इसके आगे चलिए, जो आइन में लिखा है वर्ड्स क्लियर हैं कि पार्टी हेड डिसाइड करेगा किसने कहां वोट करना है। इन्होंने कहा पार्टी हेड तो डिक्टेटर होता है, वो तो अपनी मर्जी से फैसले करता है। तो हम ये पार्टी हेड को हज़फ करते हैं आइन से और ये पार्लिमानी पार्टी का हेड आज के बाद फैसले करेगा। अगर 63A की ये दोनों गलत तशरीहात ना की जाती तो आज पंजाब में ये क्राइसिस ना होता, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत ना होती, ना असेंबलियां टूटती, ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता। अब 2 जजेस ने अज़ खुद लिया एक CCPO की ट्रांसफर के केस में। सही, उनकी नीयत क्या थी वो सामने आ गया। अब ये सारे मामले आपकी पूरी बात सुनिए, मेरी बात का भी तो जवाब दे दीजिए ना। वो जो कासिम सूरी की रूलिंग पर खुद नोटिस लिया था वो गलत था? नहीं, वो गलत नहीं था।
अगर उस पर हमारी तो पिटिशन भी तैयार थी, सुप्रीम कोर्ट बार ने पिटिशन तैयार की हुई थी, अगर कासिम सूरी की रूलिंग को इलीगल डिक्लेयर ना किया जाता तो चले सुप्रीम कोर्ट एक और वायलेशन कर लेती आइन की, हम क्या कह सकते हैं। वो कोई किसी पे कोई एहसान नहीं है, किसी पे कोई फेवर नहीं है, वो एक ब्लेटेंट वायलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको उन्होंने करेक्ट किया। ठीक है, अच्छी बात है, अपनी ड्यूटी कभी कभार दयानतदारी से कर लेनी चाहिए। अता साहब ये बताइए, कल आपने जहां से बात का आगाज किया तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कल के दिन से आप लोगों को कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं है, तो आप अपना लाहे अमल तैयार कर चुके हैं सर? कल सेक्रेटरी दिफा, वजीर खजाना पेश होंगे अदालत में, अगर ये फुल कोर्ट की जो आप लोग बात कर रहे हैं नहीं बनता है तो फिर क्या अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे? देखिए, पीडीएम की जमातों ने तो ये फैसला कर लिया है कि उनको 4 पिछली पेशियों में ना इस केस में सुना गया, ना उनको पार्टी बनाया गया। 3 पार्लिमानी जमातें हैं जिनके पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक्स हैं, उनकी बहुत वहाँ पे सीटें रही हैं माजी में, और वो पार्लियामान में इस वक्त मौजूद हैं। तो उन 3 जमातों का अभी तक सुना क्यों नहीं जा रहा? क्या अमर माने हैं कि उनको घंटों घंटों बिठा छोड़ते हैं और उनकी एक भी दरख्वास्त सुनने को तैयार नहीं है? तो जब नहीं सुनना तो फिर सियासी जमातों के पास और क्या ऑप्शन है बजाय सिवाय इसके कि वो वहां से अदालती प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट करें और उसका हिस्सा ना बने। तो कल आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? अपना माइंड दे चुके हैं। देखिए, अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका यही लाहे अमल है कि वो इस कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तक उनको पार्टी भी नहीं बनाया जा रहा, तो वो एहतजाजन वहां से वॉकआउट करेंगे। और देखिए, बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुनने में क्या अमर माने है, क्या मजबूरी है कि आप उनको नहीं सुनना चाहते। और पॉलिटिकल पार्टीज इस सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, मगर एक जिद है कि 9 मेंबर बेंच से 3 मेंबर बेंच पे बात आ गई है। एक के बाद एक जज साहब ने रिक्यूज किया है, माजरत की है, मगर वो 3 बंदे अपनी जगह कायम हैं और वो बजिद हैं कि हमने ये केस सुनना है। तो अपनी फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, अंदर अपने मामला तय कर लें, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, फिर हमारे मामला भी हल करते हैं उसके बाद। अतः ये कहिएगा, राना सनाउल्लाह साहब इंदिया दे रहे थे 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का, उस पर काम हो रहा है? देखिए, ये खारिज इम्कान नहीं है और अच्छा खासा मवाद मौजूद है जिसके तहत रेफरेंसेस दायर हो सकते हैं। इस पे मशावरत भी होगी, इस पे बातचीत भी होगी, क्योंकि एक ऐसे इदारे की साख मुतासिर हुई है जो पूरे मुल्क में अदल व इंसाफ का जामिन है, आपके आईनी जो सारे मामलात हैं उसका पासदार है, उसका मुहाफिज है। जब उसके अंदर के मामलात इख्तलाफात की वजह से, फेवरेटिज्म की वजह से, ग्रुपिंग की वजह से ख़राब होंगे तो फिर ऑब्वियसली दो लोगों का ऐसा किरदार है जिन्होंने मामलात को इस नहज पे पहुंचाया है। क्लियर कीजिएगा मुझे, ये जो रेफरेंस है जिसकी राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, ये कल के दिन के साथ मशरूत है? अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाता है तो फिर रेफरेंस नहीं आएगा, वरना रेफरेंस आएगा, या इससे मशरूत नहीं है? ये नहीं, ये कतन नहीं, ये मशरूत नहीं है। इस पे मशावरत हुई है, बातचीत हो रही है। जैसे मैंने कहा, ये खारिज इम्कान नहीं है, मगर ये कल से बिल्कुल मशरूत नहीं है। मगर आप देखें ना, जितने खिलाफ ऑर्डर्स हैं, देखिए इस पे मशावरत अभी हो रही है। ये देखते हैं कि इसकी क्या टाइमिंग होती है, आया ये करते हैं नहीं करते, इस पे भी ये कबल वक्त है कहना। मगर इजाजुल एहसन साहब, जितने पीएमएलएन के खिलाफ डिसीजंस हैं, पनामा वर्डिक्ट हो, सुपरवाइजरी जज के तौर पे बैठना हो पनामा ट्रायल के ऊपर, पार्टी हेड से मियां नवाज शरीफ को हटाना हो, हमारे खिलाफ जितने इकदाम किए गए वो उनके सरबराही में किए गए हैं। तो ऑब्वियसली मतलब हम हक बजाने में जब हम ये कहते हैं कि कुछ जजेस एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड के तहत जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अमीर, कल में बड़ी अहम समात होने जा रही है, इसे तारीखी दिन कहा जा रहा है। हुकूमत जो है वो बात सुन रहे हैं आप तारड़ साहब की, और 2-3 दिन से डिस्कशन ही यही चल रही है, बॉयकॉट करने वो जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं एक और वज़ीर आज़म साहब घर जाने की तैयारी कर लें। उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बस फैसला हो चुका है, अमल दरामद रहना बाकी है, इसके ऊपर होना बाकी है। क्या लग रहा है आपको, अभी भी कोई है सिचुएशन ऐसी कि बीच का रास्ता निकल सके? एक तरफ फिर वजीर दाखिला का भी स्टेटमेंट देखिए, वो रेफरेंस की बातें कर रहे हैं, बीच का रास्ता है कहीं? जी बिल्कुल निकल सकता है। अगर आप इजाज़त दें तो जैसे तारड़ साहब फरमा रहे थे कि इनको सुना नहीं जा रहा, अगर तो ऐसी बात है इनको नहीं सुना जा रहा है,
या ये उसमें फरीक बनना चाहते हैं उस केस में और इनको फरीक नहीं बनने दिया जा रहा, तो ये तो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा। कोई भी शहरी आके, क्योंकि इलेक्शन तो पब्लिक इंटरेस्ट का केस है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो शहरियों के लिए भी उनका भी आईनी जमहूरी हक है। तो अगर कोई फरीक, और वो भी एक बड़ी सियासी जमात, ये कहे कि हाँ हमें फरीक बनना है, हमारे भी कुछ कंसर्न्स हैं, हमारे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अदालत मेरा नहीं ख्याल के इनकार कर सकती है कि आपको फरीक ही नहीं बनाएंगे, हम सुनेंगे नहीं आपको। हाँ सुनेंगे, फैसला अपनी मर्जी से अदालत करेगी। जहां तक बीच के रास्ते का ताल्लुक है, ये है असल सवाल। 2 कदम ये पीछे हट जाएं, 2 कदम इमरान खान आगे बढ़ जाएं। अब अभी तक अदालत ने कहा, जैसे देखिए अदालत मामलात को सियासत में एक दफा नहीं किरण, एक दफा नहीं, अदालत ने 2 दफा ये कहा। मैं खुद, चूंकि हम सुनते जाके सब केस, मैं खुद मौजूद था उस हेयरिंग में जब ये पहले फैसला आया, जब 30 अप्रैल से पहले वाला जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 3-4 घंटे के लिए समाअत को मुलतवी कर रहे हैं। फारूक अशनाइक थे, बाकी वकला भी थे, आप जाएं अपने अपने पार्टी सरबराहान से पूछें कि इलेक्शन किस तारीख पे होना चाहिए। फवाद चौधरी भी मौजूद थे पीटीआई की तरफ से। अदालत 3-4 घंटे के लिए उठी, वापस अदालत आई तो फारूक अशनाइक साहब ने कहा कि जी हमारा काम, मैंने बात की है अपनी लीडरशिप से, ये हमारा काम नहीं है तारीख देना, आपका काम है तारीख देना। जब आपने खुद कहा कि आपका काम है तारीख देना, तो फिर उन्होंने कह दिया, फैसला सुना दिया, वो जो 3-5 से जो वो कह रहे हैं, 3-2 से फैसला जो वो कह रही है अदालत, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर के मुताबिक तारीख करे, और तारीख 30 अप्रैल की आ गई। इस दफा फिर अदालत ने कहा कि आप आपस में मामलात को तय करें। अब चूंकि ये मामलात नहीं तय कर रहे, तो अब एक आईनी बहरान तो है। बहरहाल आप क्या ये कहना चाहते हैं कि 3 महीने ये और मजीद 5 महीने असेंबली नहीं होगी एक? ये हम कैसी रविश इख्तियार करने जा रहे हैं? यानी एक सूबे के लोगों को 7, 8 या 9 महीने के लिए नुमाइंदगी से महरूम कर दिया जाए, दूसरे सूबे को भी महरूम कर दिया जाए। क्या ये हल है? ये तो हल नहीं है। तो हल तो बीच का निकालना है ना। तो बीच का हल तो ये है कि आप पीछे हटें, वो आगे बढ़े। और इमरान खान ने, ये हमारी कुछ साफी दोस्त, कुछ वकला सिविल सोसाइटी के वफ्द के तौर पर उनसे मिले हैं लाहौर में, और इमरान खान ने यहां तक इंदिया दे दिया कि अगर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी तो हम उसमें बैठेंगे। अब हुज्जत तमाम आज मना कर दिया ना उन्होंने, आज सिर्फ कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से वो भी मेरी टीम के लोग बैठेंगे। चले, उनकी पार्टी अगर नुमाइंदगी कर लेती है उसमें, वो खुद नहीं भी आ रहे, अगर उनकी पार्टी नुमाइंदगी करती है तो हुकूमत हुज्जत तमाम तो करे कम से कम। जब हुकूमत एपीसी या कोई ऐसी इनिशिएटिव शुरू करे और उसमें तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पे ना आए, ना बैठे, इनके साथ मामलात को आगे ना बढ़ाए, तो फिर नजर आएगा कि इमरान खान इज अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। लेकिन आगाज तो करें ना इस मश्क का कम से कम। वो तो हुकूमत की तरफ से आसिफ करमानी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। वो उन्होंने कहा है कि जो न्यूट्रल्स है ना, उनसे मैं कहता हूं कि वो न्यूट्रल्स ना रहे, ये वक्त नहीं है, सबको लेके बैठे एक साथ ताकि मामला हल निकले। 2 कदम वो जाए, 2 कदम आगे हो जाए। हुकूमती जमात से वो कह के गए कल प्रोग्राम में। तो वो क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स उनकी पार्टी के खिलाफ आगे, वो कह रहे हैं कि आए और बैठे हैं और सबको लेके बैठे हैं साथ में, ताकि कोई मामले का हल निकले, पाकिस्तान के लिए कोई हल निकले। अता साहब, ये सदर मुमलिकत को जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल भिजवाया है सर, अब तक उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं इसके ऊपर, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सदर मुमलिकत साइन नहीं करेंगे। आपके पास है कुछ मालूमात, क्या स्टेटस है सर इसका अभी? किरण साहिबा, देखिए मामला बड़ा सिंपल है। सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी बिल को कैंसिल कर सकें, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकें। वो इसको रोक सकते हैं 10 दिनों के लिए और 14 दिनों के लिए। 24 दिन की मियाद गुजरने के बाद ये बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। अगर वो इसको पार्लियामान को वापस भिजवाते हैं तो ये जॉइंट सिटिंग में जाएगा। यानी ये बात तय है कि ये कानून जो है ये बन के रहेगा, ये रुक नहीं सकता। और ये कानून क्योंकि अब ये पार्लियामान ने पास कर दिया है, और इसके साथ साथ काजी फायजीसा साहब का भी ऑर्डर आ गया है कि आप रूल्स बनाएं, और 184(3) की जो कार्रवाई है उसके तहत बेंचेस की फॉर्मेशन पे रूल्स बहुत जरूरी हैं, और किन केसेस में 184(3) एक्सरसाइज होनी चाहिए ये भी बड़ा जरूरी है। तो इन सारे मामलात को देखते हुए सदर पाकिस्तान के पास कोई दीगर ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। कुछ कानूनी माहिरीन है अता साहब, क्योंकि आप कानून को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ कानूनी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये बिल तक महदूद नहीं रहेगा, अगर इसको आपने इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए फिर आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि जो बेंचेस की फॉर्मेशन है वो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है, सब्जेक्ट टू द लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब है कानून, कानून का मतलब है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब है कि जब बिल पार्लियामान में आता है और वो मंजूर हो जाता है तो वो कानून बन जाता है।
तो क्योंकि कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद थी बेंचेस की फॉर्मेशन के बिल के हवाले से, आईनी तरमीम की कतई ज़रूरत नहीं है और ये मामला बिल्कुल तय हो चुका और ये एक्ट बन के रहेगा। और ये 3 रुकनी कमेटी, देखें ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमें कई दफ़ा सूट करेगा, कई दफ़ा नहीं करेगा। बात सिंपल है कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस वो फैसला करें कि बेंच क्या बनना है, सुओ मोटो कब लेना है। देखिए माजी में जो सज्जाद अली शाह साहब वाली सारी एपिसोड हुई थी, अच्छा उसमें जो ज्यादती हुई कि इस बात पे एतराज नहीं है सर, ये यकीनन अच्छा होगा फैसला। जो एतराज है ना, ये जो सवाल है वो इसकी टाइमिंग्स पर है। देखिए ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर इसको वेलकम किया है ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ने। यानी हामिद खान साहब जो पीटीआई के बानी रुकन हैं और बार लीडर हैं, उन्होंने इसको वेलकम किया है, न्यूट्रल वकला ने किया है, सिविल सोसाइटी ने किया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। तो देखिए ये कोई जीएचक्यू की तरह इदारा नहीं है कि जिधर एक सरबराह है। अदलिया का इदारा चीफ जस्टिस इज वन अमंगस्ट इक्वल्स, वो सब बराबर हैं, सिर्फ सीनियरिटी की वजह से एक शख्स को चीफ जस्टिस तैनात किया जाता है। और जो 1997 में हुआ कि सज्जाद अली शाह साहब को चौथे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बनाया गया, उन्होंने सिंध के जजेस को पेशावर भेजा, लाहौर के जजेस को कोयटा भेजा और कोशिश की कि वो एक डिक्टेटरशिप कायम करें। तब भी 10 जज एक साइड पे थे और उन्होंने एक फैसला सादिर किया और वो कामयाब हुए। अब उस हवाले से ये सूरत हाल भी उससे मिलती जुलती सूरत हाल है, जिसमें निस्फ सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी है और चीफ जस्टिस साहब दिन ब दिन एतमाद अवाम का भी खोते जा रहे हैं और अपनी कोर्ट का भी। तो उनको चाहिए कि देखिए अगर ग्रैंड नेशनल डायलॉग, जिस तरह अमीर अब्बास साहब फरमा रहे हैं, अगर ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना है और हमें कुछ अपनी तारीख आगे लानी है और उनको कुछ पीछे आना है, तो ये मामला तभी होंगे ना कि जब सुप्रीम कोर्ट की तकसीम खत्म हो, उनका हाउस एंड ऑर्डर हो, जो जजेस न्यूट्रल हैं, जो इस पे माइंड नहीं दे चुके, दोनों साइडों के नहीं हैं, उनका 6 रुकनी बेंच बना दे। ये एक नई तजवीज़ है, बैठ जाएं और फैसला कर लें, वरना अपनी फुल कोर्ट मीटिंग बुला के आपस के इख्तिलाफात को तो दूर करें। और सर ये डिसाइड कौन करेगा कि इनमें से कौन से जजेस जो हैं वो न्यूट्रल हैं सर? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जिन्होंने जहन अपना इस पे डिस्क्लोज नहीं किया, जो अब तक किसी बेंच में नहीं बैठे, वो 6 जजेस मौजूद हैं। अब 15 में से जो 9 जजेस हैं वो तो अपना जहन दे चुके हैं ना। 9 रुकनी बेंच ने किसी ना किसी फॉर्म में डिसएग्री किया, अग्री किया। अब 9 के बाद जो बाकी 6 बचे हैं, तो ये क्या ही अच्छा हो कि वो अभी तक इस पे अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं कर चुके। तो ये एक नई ऑप्शन भी मौजूद है। सर लास्ट में मैं चाह रही हूँ आपसे ज़रा एक कमेंट कर दीजिए इसके ऊपर। कल खान साहब ने पीडीएम के अलावा सर बाकी तमाम जमातों से राब्ते की बात की है और परवेज़ इलाही साहब ने आज एमक्यूएम से राब्ता भी किया है। कह रहे हैं कि एमक्यूएम के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि पीडीएम के साथ चलने का फ़ायदा नहीं है। सर हुकूमत घबरा तो नहीं रही है, इत्तेहादी साथ रहेंगे? नहीं, देखें परवेज़ इलाही साहब की आई डोंट नो ये बयान उन्होंने क्यों दिया। जो पीडीएम की मीटिंग हुई उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी, अमीनुल हक साहब भी, उन्होंने खुल के अपनी राय का इजहार किया। और एमक्यूएम की एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मिडिल क्लास पार्टी है, एक अवामी रूट्स रखने वाली जमात है, वो बात बिल्कुल क्लियर करते हैं, बगैर लगी लिपटी के करते हैं। जब नाराज़ हों तब भी बताते हैं, जब ना नाराज़ हों तो वो खुल के हिमायत का ऐलान करते हैं। तो ये परवेज़ इलाही साहब का एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक स्टंट है, एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक स्टेटमेंट है। मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम किसी भी हवाले से उनके साथ जाने को तैयार है। एमक्यूएम के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, दरीना ताल्लुकात हैं और वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत की हिमायत में खड़े हैं। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, फिर जो मामला डिस्कस किया है उस पर मजीद तज्जिया हासिल करेंगे और कुछ कानूनी मामला जानेंगे। शायख उस्मानी साहब भी साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अमीर अब्बास साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता समात पर सियासतदानों को एक मेज़ पर बैठने का, मसले का हल निकालने का कहा था, लेकिन खान साहब की जब मैं गुफ्तगू देखती हूँ, खान साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चोरों और डाकुओं के साथ मैं बैठूंगा नहीं। तो क्या देख रहे हैं हम? फिर 90 की दहाई वाली सियासत पर पहुँच गए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, जहाँ एक दूसरे को दुश्मन और एक साथ बैठने को गुनाह तस्वुर किया जाता है, हम फिर उस पॉलिटिक्स की तरफ पहुँच गए। अगर हम उस तक पहुंचे होते तो अच्छी बात थी। अच्छा। हम उससे भी आगे जा चुके हैं। ओके। जो जैसे खान साहब आप बता रही हैं, या जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दे दी रेफरेंस वाली, ये तो उससे भी आगे चली गई ना। कभी नवाज शरीफ और बेनजीर ने ये नहीं कहा था 90s में कि या वो जिंदा बचेगा या मैं जिंदा बचूंगी, ये उन्होंने कभी नहीं कहा था। आज तो ये हालात हो चुके हुए हैं। इसमें वो जो दुरानी साहब का या किनका जिक्र, करमानी साहब का जिक्र कर रही थी, आसिफ करमानी साहब का, जो आसिफ करमानी साहब ने जो नुस्खा कीमिया बताया ना, वो बड़ा जरूरी है।
जो बिठा सकते हैं उनको भी किरदार अदा करना चाहिए था। ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन जब दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा चुकी हैं, यानी गवर्नमेंट भी और इमरान खान साहब भी, और अदालत का तो काम सालसी करना नहीं है। अदालत तो नहीं कह सकते तक छोड़ो, फैसला छोड़ो, आओ मिलके बैठो मेरे चैम्बर में, आओ हम केस हल निकालते, वो तो नहीं निकाल सकते। तो फिर एक ही बड़ी ताकत रहती है इस मुल्क में, कहना नहीं चाहिए, फिर कह रहा हूं अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन बदकिस्मती या शूमी किस्मत कि हम इतनी बदनसीबी के दौर से गुजर रहे हैं कि हमें फिर उनकी तरफ देखना पड़ रहा है। कि वो जो खान साहब एक साल कुछ दोहराते रहे ना, वो किरमानी साहब ने बेसिकली कल एक बात की थी। अच्छा मुझे बताइए, जो खान साहब कोशिशें कर रहे हैं, इत्तेहादियों के साथ राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, बाप पार्टी हो गई, एमकेएम, जितनी भी छोटी छोटी जमातें हैं, जी जीडीए से, दीगर लोग जो भी हैं, तारुल कादरी साहब से कामयाब होंगे खान साहब? मेरा ख्याल है किसी हद तक होंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, जो आज जमातें पीडीएम का हिस्सा है वो लाइक माइंडेड जमातें हो गई ना इमरान खान, यही वो जमातें थी जो खान साहब के साथ थी। लेकिन अब इनमें से कुछ वो है कि जो शायद बिठाई गई है, जो बैठी नहीं है बिठाई गई है, कुछ ऐसी हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जैसे नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना। यही स्टेटमेंट वैसे छोड़ते हुए भी दिया जा रहा था, छोड़ते उस वक्त भी बिठाई गई थी। सो पर जो छोड़ रहे थे फिर उन्होंने बिठा दिया ना दोबारा। सो नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना, इनका फितरी अलायंस बनता है इमरान खान के खिलाफ, फितरी अलायंस। तारुल कादरी साहब, MWM, GDA, इमरान खान, इनका फितरी अलायंस बन रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इनकी सियासत इनके खिलाफ रही है। लेकिन इमरान खान साहब को ये कोई स्ट्रीट मास मूवमेंट में तो सपोर्ट कर सकते हैं, पार्लियामेंट में तो ये सपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैं इसी सवाल पे आ रही थी, लेकिन आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि अगर शामिल लोग भी जाते हैं तो खान साहब उनको दे क्या सकते हैं इस वक्त इस सिचुएशन में? ले भी कुछ नहीं सकते। उस्मानी साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन क्या देख रहे हैं उस्मानी साहब, किस तरह से, क्या कोई बड़ा दिन आप कह सकते हैं कल के दिन को? तारीखी से कहा जा रहा है फुल कोर्ट बनना चाहिए या मौजूदा बेंच को ही केस को आगे बढ़ाना चाहिए? सर कैसे देख रहे हैं आप अदालती मामलात को? देखिए, जो कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि जो नोटिस वो भेजती है लोगों को, और अगर नोटिस देने के बाद कोई मौजूद नहीं होता तो फिर कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को सुन करके फैसला कर देती है। लेकिन ये जो केस अभी सामने है, इसमें तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत की पार्टी को तो नोटिस नहीं गई है, तो अब इसमें तो उनके बायकॉट करने का या नहीं करने का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने सुनना है जो पार्टी उनके सामने अपेयर होंगी, खासतौर से इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद वो फैसला दे देगी कोर्ट। क्या हुकूमत सेक्रेटरी दिफा और खजाना को अदालत जाने से रोक सकती है सर? वो इस वास्ते बुलाया सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, क्योंकि जो रीजनिंग दी थी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए 8 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब है और उनके पास पैसे नहीं है। तो अब ये, चूंकि ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन करने की होती है, हुकूमत की नहीं है जिम्मेदारी, ये इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से इस पॉइंट को सामने रखते हुए कोर्ट ने मुनासिब ये समझा कि वो सेक्रेटरी डिफेंस को बुला ले सिक्योरिटी की वजह से, और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला ले और उनसे पूछे कि भी क्या वजूहत हैं कि उनके पास वो चीजें नहीं है जो कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए, ये पूछने के लिए। और अगर वो उनको कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो उस सूरत में कोर्ट फिर कहेगी ठीक है अब इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करते और कोर्ट कहती है कि नहीं है अब ये तो इलेक्शन होनी चाहिए 90 दिन के बाद, और इलेक्शन कमिश्नर कहती है कि अब इलेक्शन करें, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, चूंकि उसने इस बयान दिया हुआ है कि सिचुएशन सिक्योरिटी बहुत ख़राब है और पैसे नहीं है, और इस वजह से वो अपनी जिम्मेदारी जो आइन उस पर रखी है आइन ने, यानी वो फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शंस करे, वो नहीं करा सकता। हाँ। तो फिर अगर एक दफ़ा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं आप इलेक्शन कराएं, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह सकता है कि जी मैं तो करा दूंगा आप कहते हैं, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। फ्री फेयर के इलेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं होगा, कोई मार काट नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल फैसला है। दूसरी एक पार्टी साफ कह रही है कि हमें एतमाद नहीं है इस बेंच के ऊपर, तो इस चीज को रोकने के लिए, चूंकि आप देखें 9 जजेस की बेंच से अब ये फिर से 3 जजेस की बेंच बन गई है, तो इस चीज को रोकने के लिए ये मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब होगा कोर्ट के लिए कि अगर वो उनकी ये इस्तदा जो है गवर्नमेंट की कि फुल बेंच कर दे, तो उससे कंट्रोवर्सी नहीं होगी, यानी जो फैसला कोर्ट करेगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा,
और ज़रूरत यह है कि इस मौके पर कि कोर्ट का फैसला एक्सेप्ट किया जाए। उस्मानी साहब, तहरीके इंसाफ का दावा है सर कि अगर बात नहीं मानी गई, अगर अदालती फैसला नहीं माना गया तो वजीर आजम घर जाएंगे। सर क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होता देख रहे हैं आप, ये मामला इलेक्शन कमीशन के दरमियान ही रहेगा? नहीं, देखिए वो हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं है ना। मैं जैसे आपसे कहा कि आइन कहता है कि इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है चीफ इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और अगर फर्ज किया कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि इलेक्शन होने हैं और तो उसके बाद जो जिम्मेदारी या इनकार या एक्सेप्ट करना वो इलेक्शन कमिश्नर करेगा जी। उसकी प्राइम मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया और उनको कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब बड़ा सिंपल होगा, कहेगा जी मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं आइन के तहत इलेक्शन कराना। इलेक्शन कराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। आप उनको सर इस पर भी कहिएगा, नई तरमीम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्ट्राइक डाउन कर सकता है? ये तो अलग बात है ना, वो तो एक उन्होंने कानून बना दिया। अब उसको चैलेंज करने का तरीका है, वो जाएंगे पहले लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो जो फैसला अगर कोई होगा, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये स्ट्राइक डाउन कर दिया या स्टॉप कर दिया उसका उस पर एक्शन, तो उस सूरत पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। क्योंकि इस मामले में तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने कानून बनाया है वो कानून जो है वो बन नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट करनी है कानून में, तो ये आइन में, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है और उसका तौर तरीका मुख्तलिफ होता है। क्योंकि ये चीज आइन में लिखी हुई है, कानून से इसका ताल्लुक नहीं है। कानून बनाने से उस चीज को रद्द नहीं कर सकते। सही। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद थे, का बेहद शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। बदकिस्मती यह है कि मुल्क में सिर्फ आईनी, माशी और सियासी बहरान ही नहीं, अखलाकी बहरान भी बढ़ता चला जा रहा है। हुक्मरान रियासत का आईना होते हैं, मगर पाकिस्तानी सियासत का ये आईना इस कदर गदला हो चुका है कि शाइस्तगी और रवादारी जो कभी हमारे माशरे का तुर्रा इम्तियाज़ थी, अब ख़त्म होती जा रही है। जब सियासी रहनुमा ही एक दूसरे को कुकड़ी, पॉलिशिए, भगोड़े, फितने, नशई जैसे अलकाबात से नवाजें, तो फिर भला कारकुनों को कौन रोक सकता है? लिहाजा अब जलसे, रैलियां हों या सोशल मीडिया, बेहुदा जुमलों, पोस्टर्स और गलीज ट्रेंड से भरे पड़े हैं। ख़वातीन का लिहाज है ना किसी शख्स के ज़ाती मामलात का, अवाम हो, हुक्मरान, रियासत हो या रियाया। क्या हमने कभी सोचा है कि ये बुरे अलकाबात, बहतान और इल्ज़ामात किस अंजाम से हमें दो चार करेंगे? कि हमारी सियासी क़यादत इस वक्त जिस तरह और सियासी कारकुनान आपस में उलझे हुए हैं, ये बदकिस्मती की बात है। और गाली देना तो फिस्क है, और अल्लाह ताला ने तो कहा कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो, तो ये जुर्म भी है, इंदल्लाह भी जुर्म है और इंदन्नास भी जुर्म है। गुनाह कबीरा में बहतान, ग़ीबत, तोहमत, बहतान, ये गुनाह कबीरा में से। गुनाह कबीरा अगर तसलसल के साथ हो तो एक नतीजा उसका बुरा ये निकलेगा कि इंसान सल्बुल ईमान इस दुनिया से जाएगा, यानी मरेगा तो मुसलमान नहीं मरेगा। ये बहुत बड़ा अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। ज़ातियात से हटकर भी करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे जैसे इल्ज़ामात मुखालिफिन पर खुलेआम बगैर सबूत के लगाए जाते हैं। क्या उन्हें सियासी बयान कहकर जान छुड़ाई जा सकती है? ये बाज़ लोग अपनी तकरीरों में, जलसों में, मसलन कोई कहता है जी घड़ी चोर, तो कोई कहता है जी मुल्क चोर, तो कोई कहता है जी फ़लाँ चोर, ये जो इस टाइप के अल्फाज हैं, ये तकरीरों में तो बड़ा मजमे को गरमाने के लिए और नारे लगाने के लिए और माहौल को अपने हक़ में ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर अदालत में जाके साबित करना उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कोई काम जो साबित ना कर पाएँ, ऐसी कोई बात जो साबित ना कर पाएँ, वो अपनी ज़बान से जारी नहीं करनी चाहिए। जब तक जुर्म साबित ना हो किसी को मुजरम नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने तोहमत लगाई हो और वो साबित ना हो जाए, किसी पे इल्ज़ाम लगाया वो साबित नहीं हुई, तोहमत हुई, तो शरीयत तो कहती है 80 कोड़े सज़ा है उसकी। हम अगर सिर्फ सियासी रहनुमाओं पर उंगलियां उठाए ना, तो ये मुनासिब तो नहीं होगा। ये से अलमिया कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए कि हम बतौर माशरा ही इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम रमज़ान जैसे मुक़द्दस माह का भी एहतराम नहीं करते। तरावी से लेकर शैतान के मुक़य्यद हो जाने की रिवायात तक का मजाक बना कर रख देते हैं। इफ्तार और सहर या इस तरह की तरावी, इस तरह के जो शरी हमारी इस्तिलाहात हैं,
शरीयत के हवाले से इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप जो इस्लामी या शरई या मुक़द्दस इस्तिलाहात हैं उनका मजाक उड़ाएं या उन पर ठट्ठा करें। ऐसी किसी शख्सियत के जिसका मकाम अल्लाह के नज़दीक बुलंद हो, जैसे मुत्तकी, अहले तक़वा लोग, अहले वरा लोग, मुक़र्रबीन दरगाह परवरदिगार, और फिर इसी तरह कुछ दिन हैं जैसे जुमे का दिन है, जुमेरात है, इसी तरह अय्याम ख़ास इबादत के अय्याम हैं, शब-ए क़द्र हैं, बाज़ महीने हैं कि जिन महीनों को हुर्मत का महीना करार दिया गया है। तो किसी भी शख्स की, शख्सियत की, जगह की, किसी वजूद की तौहीन, मजाक बनाना, उस पर एक कहकहा लगाना, क्योंकि यहाँ पर भी इस्तिफ़ादा है कि जहन्नुम का ईंधन बहुत सारे वो लोग बनेंगे जो मजाक उड़ाते हैं, जो मजाक बनाते हैं, और तौहीन, वहन तौहीन जो है वो गुनाह कबीरा में से है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सियासी लीडरान, अवाम के साथ इल्म रखने वाले उलमा भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए उलमा, स्कॉलर्स भी इस्लामी मौज़ूआत का मजाक बना देते हैं। उलमा हो या अवाम हो, किसी को भी एक जो रेड लाइन है जिसका शरीयत ने इखलाक जो है और कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं, उन्होंने एक हमारे लिए एक रेड लाइन मुकर्रर की है, उससे आगे किसी को भी नहीं जाना चाहिए। मिज़ाह और तौहीन में फ़र्क समझें, सियासी बयानबाजी को झूठे इल्ज़ामात से दूर रखें, महज सियासी फ़ायदे के लिए किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह तो ना करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।